नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज आपका ये जो वीडियो है ये एमए के ऊपर नहीं होगा। आप लोग थंबनेल देखकर तो जान ही चुके होंगे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के ऊपर, ठीक है, जिसकी परीक्षा एनटीए करवाती है। और हर साल देखें तो लाखों की संख्या में जो है बच्चे बैठते भी हैं। कुछ लोगों का नेट भी क्लियर होता है, कुछ लोगों का जेआरएफ भी क्लियर हो जाता है। और कुछ लोगों का अब तो नई एक अपडेट भी आ गई है कि अब नेट जेआरएफ ना क्लियर हो तो आप पीएचडी के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो भी जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में आपको पास किया जाता है। परीक्षा एक ही होती है, ठीक है। वो नंबर के अकॉर्डिंग चलता है कि इतने नंबर पे आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेट क्लियर माना जाएगा और इसके बाद आप जेआरएफ क्लियर माने जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 3 चरण में होते हैं। बाकी इन सारी चीज़ों की जानकारी अगर आपको चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो आपको कमेंट सेक्शन में आना होगा। मैं सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करूंगा। हालांकि जितने भी छात्र छात्राएं हैं जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह भाव जरूर रहता है कि हम आगे चल के पीएचडी जरूर करेंगे, ठीक है। और पीएचडी करने के लिए आप सभी को पता है नेट या जेआरएफ का क्लियर होना बहुत आवश्यक है। पहले तो यही दो हुआ करता था कि अगर आप नेट या जेआरएफ में से दो में से एक क्लियर किए हैं तभी आपको पीएचडी करने का अवसर प्राप्त होगा। बट अगर आपको कम नंबर भी मिलते हैं तो एक समय पे आपको ये भी कह दिया जाता है कि आपका नेट जेआरएफ तो नहीं क्लियर है बट आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, इंटरव्यू वगैरह दीजिए और आप पीएचडी आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक हम वीडियो स्पेशल बनाएंगे अगर आपको ज़रूरत होगी। हालांकि हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जो हमारा पेपर 1 होता है, ठीक है। देखिए 2 पेपर होते हैं, आप सभी को पता है कि एक पेपर तो हमारा क्या होता है, सामान्य पेपर होता है। क्या होता है? सामान्य पेपर होता है जिसको जर्नल बोलते हैं, ठीक है, जर्नल बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है सब्जेक्ट का पेपर। जैसे कि आप शिक्षा शास्त्र से कर रहे हैं तो आपका शिक्षा शास्त्र से हो जाएगा, सोशियोलॉजी से कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी हो जाएगा, ज्योग्राफी से कर रहे हैं, हिस्ट्री से कर रहे हैं, हिंदी से कर रहे हैं, जिससे भी आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो दूसरा पेपर आपके उस सब्जेक्ट का हो जाता है। बट जो पहला पेपर होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। पहला पेपर क्या होता है, सबका कॉमन होता है। तो उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और इसमें हम इकाई नंबर 1 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि जितने भी छात्र छात्राएं नए हैं या जो हमारे पुराने छात्र छात्राएं हैं वो ध्यान दें। मैं केवल यहाँ पर क्वेश्चंस आंसर के ऊपर ही चर्चा करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके आंसर बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि बाकी के 3 ऑप्शन क्यों सही नहीं होंगे, ठीक है। पहला अगर एक ऑप्शन सही चला जा रहा है तो बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं सही होंगे, मैं ये भी बात करने वाला हूँ, ठीक है। उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। बट अभी आप ये मान के चलिए कि मैं लगातार यूनिट वाइज बात करने वाला हूं। जैसे आज मैं इकाई नंबर 1 को कवर कर रहा हूं, इसके हो सकते हैं 2 से 3 या 3 से 4 वीडियो बन जाएं। मान लेता हूं हाईएस्ट आपके 4 वीडियो बन गए। फिर हम इकाई नंबर यूनिट नंबर सेकंड के बारे में बात करेंगे, सेकंड के बारे में उसमें जो वीडियोस बन पाएंगे उनको बनाएंगे। एक एक यूनिट को कवर करने का प्रयास करेंगे। यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा जिससे आप इस चैनल से जुड़ जाएं। लगातार आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चंस के ऊपर आज चर्चा करने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में अपना इंटरेस्ट जरूर बताइएगा कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। मैं चर्चा करने वाला हूं एक एक क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया? पूछ रहा है कि नीचे अध्यापन क्षमताओं के कुछ अनिवार्य तत्व दिए गए हैं। मतलब जो बोल रहे हैं अध्यापन या पढ़ाने की जो क्षमता होती हैं, जो कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, या जो एलिजिबिलिटी होती है, उसमें से कुछ तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से तत्व का होना आवश्यक है यही आपको यहाँ पर देख करके बताना है। जैसे कि पहला चीज़ बोल रहे हैं कि जो सहपाठचर्या होती है उसके कार्यकलाप के संचालन में सहायता करना। मतलब कि जो भी आप पाठचर्या पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, उसका जो कार्यकलाप होता है उसके संचालन में टीचर क्या करे, उनकी सहायता करे। क्या ये इसके तत्व होते हैं? तो जी हाँ, इसके तत्व ये होते हैं। दूसरा तत्व दिया गया है कि छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, मतलब कि उनको मोटिवेट करना, एक तरीके से कह सकते हैं। तो छात्र किसी चीज़ को सीखें या उनको जानने का प्रयास करें, उसके लिए उनको मोटिवेट करना होता है। जी हाँ, ये भी उनकी क्षमताओं में से एक होता है। तीसरा बोलते हैं कि कक्षा प्रबंधन में सुधार करना। सही बात है भैया, अगर कोई भी क्लास चल रही है तो उसके प्रबंधन में सुधार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ दुष्ट बच्चे भी
भी होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं और कुछ उदार टाइप के होते हैं जो ना दुष्ट में ही होते हैं ना अच्छे ही होते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार से। तो इसलिए उनमें प्रबंधन होना बहुत आवश्यक है। नहीं होगा तो हो सकता है मारपीट कर बैठें या फिर हो सकता है आपसी विवाद कोई कर बैठें, तो इसलिए इसका भी होना आवश्यक है। चौथा चीज़ बताते हैं, विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान रखना। सही बात है, अगर किसी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं भैया, तो उसके लिए उस विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान या फिर पूर्ण ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। पांचवा बताते हैं, कॉलेज प्रशासन में रुचि लेना। ये गलत हो जाएगा आपका। कॉलेज के प्रशासन में रुचि लेना अध्यापक का कार्य नहीं होता है, ना ही अध्यापन की क्षमताओं में आता है, क्योंकि प्रशासन की एक अलग व्यवस्था बनाई जाती है, उसमें प्रशासक वगैरह बिठाए जाते हैं, उनकी एक अलग टीम होती है, उसमें टीचरों की कोई भूमिका नहीं होती है, तो उनके क्षमताओं के अंतर्गत नहीं आता। तो यानी कि हमारा पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो नीचे दिया गया है, निम्न में से कौन सा संयोजन कक्षा अध्यापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, सबसे अच्छा कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही पहला आपका क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा। जिसमें पांचवा दिखाई पड़ रहा है वो पांचवा वाला आपका सारा गलत हो जाएगा। देखिए 3 क्वेश्चन आपके कैसे गलत हो गए, इसलिए गलत हो गए क्योंकि कॉलेज के प्रशासन में रुचि लेना अध्यापक का कार्य नहीं होता है। तो जहां जहां पर भी आपको ऑप्शन नंबर 5 दिखाई पड़ा वो सारा का सारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखें दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, एक वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताते चलिए। समझ में आया। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, कि यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे। सही बात है, एक आपको यहाँ पर भैया सिचुएशन दी गई है कि हो सकता है कि कोई क्लास आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई कक्षा आप पढ़ा रहे हो, क्लास पढ़ा रहे हो, उसमें एक कोई बच्चा है वो उपस्थित नहीं है, ठीक है, अब्सेंट हो गया। तो आप एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आपका रिएक्शन क्या होगा। तो आप यहाँ पर भैया पहला ऑप्शन दिया गया है कि छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर कहीं पर इसमें दंड की बात कर दी जाए, किसकी बात कर दी जाए, दंड की बात कर दी जाए, दोष की बात कर दी जाए, तो उन क्वेश्चंस को सबसे पहले काट देना, वो कभी आपके आंसर नहीं होंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में कभी भी आपके वो आंसर नहीं होंगे, तो छात्रों को आप दोषी ठहरा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों की वर्तमान अभिवृद्धि को देखते हुए चुप रहेंगे। अब अगर कोई आपकी क्लास में अनुपस्थित है भैया, तो उसके लिए आप एक टीचर हैं, चूंकि क्लास टीचर भी हैं या क्लास टीचर नहीं आप पढ़ाते भी हैं, और आपके सामने कुछ गिनती के बच्चे आते हैं, चाहे 10 हों, चाहे 50 हों, चाहे 20 हों, चाहे 60 हों, चाहे 100 हों, कितने भी हो सकते हैं, तो आपको पूछना अनिवार्य हो जाता है, तो आप वहां पर चुप नहीं रहेंगे, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे। जरूरी नहीं कि जो स्टूडेंट है वो आपके पढ़ाने की वजह से नहीं आया है या उसको चीज़ें समझ में नहीं आती इसलिए नहीं आया। हो सकता है कि उसके सामने कोई और कारण रहा हो, कोई और ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन रहा हो जिसके कारण से वो स्कूल नहीं आया, तो इसलिए आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, सही जवाब आपका डी नंबर होगा कि आप पहले उस बालक से कारण जानेंगे कि भैया आप उपस्थित क्यों नहीं थे, और अगर आपसे हो सकता है तो आप उनको दूर करने की भी कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दूसरे प्रश्न का, ठीक है। बात करते हैं यहीं पर तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः उबते हुए या रुचि ना लेते हुए पाए जाएं, तो मतलब कह रहे हैं कोई आप बड़ी क्लास पढ़ा रहे हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो रहे हैं, उनको उबन हो रही है, ठीक है, या फिर वो रुचि नहीं ले पा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहे हैं, तो आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे। संबंधित छात्रों में कोई कमी हो सकती है, बताइए कारण क्या है। पहला कारण बोल रहे हैं कि जो संबंधित छात्र हैं उनमें कोई कमी हो सकती है, क्या ये सही ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि अध्यापन प्रक्रिया में कोई कमी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन सही होगा कि हो सकता है कि आपके अध्यापन प्रक्रिया में कोई कमी हो, इस कारण से बच्चे ऊब रहे हों।
तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है। सही बात है, भौतिक वातावरण में भी कमी हो सकती है। तो अगर आपके बी और सी सही हो गए तो तीसरा नंबर ऑप्शन भी आपका सही हो जाना चाहिए। यानी कि जो संबंधित छात्र होते हैं उनमें भी कोई कमी हो सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कमियां हो सकती हैं। ठीक है, तीसरे का कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी कमी हो सकती है। ठीक है, चलिए, आई होप आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी यहां पर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न के बारे में भैया। तो चौथा नंबर प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक मिनट। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण किया जा सके। ठीक है, कह रहे हैं कि ऐसा व्यवहार, ठीक है, जिसका हम क्या कर सकते हैं, प्रेक्षण कर सकते हैं, जिसको अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए प्रयोग कर सकता है, वह तकनीकी भाषा में कहलाता है। समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए। क्या कह रहा है कि वह व्यवहार जिसका हम क्या कर सकते हैं, प्रेक्षण कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, प्रेक्षण कर सकते हैं, उसके विषय में जांच कर सकते हैं, ऐसे व्यवहार के विषय में जिसके बारे में हम जांच कर सकते हैं, तथा जिसको अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर क्या, उस व्यवहार को क्या करे, विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए क्या करे, प्रयोग कर सकता है, वह तकनीकी भाषा हमारी क्या कहलाती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षण का हुनर कहलाता है, या संप्रेषण सुविधाएं कहलाती हैं, या प्रदर्शन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है। ठीक है, चारों ऑप्शन के ध्यान ध्यान से सुनिए। जो इसमें से प्रदर्शन होता है भैया, तो प्रदर्शन टीचर कभी प्रदर्शन नहीं करता है, दिखावा टीचर कभी नहीं करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका तुरंत गलत हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है संप्रेषण सुविधाएं, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सुविधाओं को क्या कह देंगे, अरे जो कुछ कहते हो बड़ा आसान है, कभी कभी होता है ना कि मुंह पे नहीं आता। तो संप्रेषण जो सुविधाएं हैं, यानी कम्युनिकेशन से भी इसका लेना देना नहीं है। इसका लेना देना केवल है शिक्षण के हुनर से। किससे है? शिक्षण के हुनर से है भैया। कि अगर कोई व्यवहार है जिसका आप प्रेक्षण कर सकते हैं, उसको अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए अगर प्रयोग कर लेता है, तो वो शिक्षण का हुनर कहलाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अंतिम विश्लेषण में शिक्षण को विशेष रूप से समझना चाहिए। अंतिम विश्लेषण भैया, अंतिम विश्लेषण जब आप करते हैं, किसी चीज की आखिरी व्याख्या करते हैं, तो उसमें शिक्षण को विशेष रूप से क्या समझना चाहिए? प्रश्न पूछे जाने तथा ज्ञान के मूल्यांकन की प्रक्रिया समझ कह सकते हैं। जो अंतिम विश्लेषण आप कह रहे हैं, तो वो भैया, जैसे कि अंतिम विश्लेषण मतलब आप किसी चीज को आखिरी बार क्या कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस तरीके से कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वो शिक्षण को विश्लेषण में जो शिक्षण को विशेष रूप से समझने चाहिए, उसको क्या समझेंगे, उसको प्रश्न पूछने तथा ज्ञान के मूल्यांकन की प्रक्रिया समझेंगे। कि प्रश्न पूछना कहा जाएगा उसको, या फिर ज्ञान का मूल्यांकन जो आप पेपर कराते हैं वो कहेंगे, या फिर विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना, या आप कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी की गतिविधियां हैं आप उनको निर्दिष्ट करेंगे। ठीक है, अब लास्ट में आगे तीसरा आपका क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को वाचन का श्रवण, ठीक है, विद्यार्थियों के वाचन का श्रवण करेंगे, जो विद्यार्थी बोल रहे हैं उसको आप सुनेंगे, या उपरोक्त सभी। भैया एक चीज आप समझिए, जब आप किसी चीज की अंतिम व्याख्या कर रहे हो, तो उसमें क्या जो बच्चे बोलेंगे उसको आप सुनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उनको नहीं सुनेंगे। ठीक है, आप उनको नहीं सुनेंगे, क्योंकि व्याख्या कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। अंतिम विश्लेषण में क्या, जो आप बता रहे हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे कोई कहानी बताई गई तो उसका मोरल ऑफ द स्टोरी होता नहीं कि निचोड़ क्या है, तो निचोड़ यहाँ पर क्या किया जाएगा, विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना, कि उनको सीख दी जाएगी एक तरीके से भैया, कि आपको ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है। यहां पर इसको प्रश्न पूछने या ज्ञान के मूल्यांकन से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो अंतिम विश्लेषण होता है ये मूल्यांकन की एक अलग प्रक्रिया होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी तो वैसे भी गलत हो जाएगा, जब एक भी गलत हो गया तो डी आपका ऑटोमेटिक गलत हो गया। ठीक है, चलिए
अब अगला 6 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है भैया, क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है कि अध्यापक के कार्य हैं। अध्यापक का कार्य क्या होता है? क्या वे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही साथ प्रगति में उनकी सहायता करते हैं तथा उनका मूल्यांकन करते हैं, या उनके घर का काम चेक करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, आगे का काम देना? भैया ये तो छोटे बच्चों का काम हो गया कि होमवर्क दे रहे हो, उनका होमवर्क चेक भी कर रहे हो, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे ही बी नंबर ऑप्शन गलत हुआ, वहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन भी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से दोनों दोनों सही नहीं होगा। और चूंकि बच्चों के मार्गदर्शन करना, ठीक है, बच्चों का मार्गदर्शन करना ये अध्यापक का ही कार्य होता है, और उनकी सहायता भी करना, आगे वो बढ़ सकें उनमें उनकी क्या करें, सहायता करें, ये भी। और साथ ही साथ टीचर का कार्य ये भी होता है कि उनका मूल्यांकन समय समय पर करते रहें कि कितनी चीज़ें वो सीख पाए हैं, कितनी चीज़ें नहीं सीख पाए हैं। तो इस तरीके से 6 नंबर प्रश्न का आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 7वां नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, आपका 7वां नंबर प्रश्न यहीं पर भैया आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो प्रतिवादों से और साथ ही साथ गलत अवधारणाओं से भरा पड़ा है, ठीक है। जो शिक्षा का आप कह सकते हैं जो क्षेत्र है उसमें गलत अवधारणाएं बहुत सी दी गई हैं और बहुत से प्रतिवाद भी दिए गए हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर दिए हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन बोलते हैं कि शिक्षा की समस्या में निर्वचन की आत्मनिष्ठता की अधिक भूमिका होती है। ये गलत बात है। जो शिक्षा की समस्याएं होती हैं इसमें निर्वचन की आत्मनिष्ठता अधिक होने के कारण से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 गलत ठहरा देंगे। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि शिक्षण में आने वाली समस्याओं को ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा हल नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हमें शिक्षण में कई सारी समस्याएं जो देखने को मिलती हैं उनका हम ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा हल नहीं निकाल सकते हैं। इस कारण से जो है हमें शिक्षा के प्रतिवादों में, शिक्षा के क्षेत्रों में प्रतिवाद या गलत अवधारणाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जी हाँ, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पर अच्छी शिक्षण विधि एवं पद्धति का अभाव है। क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर अच्छी शिक्षण विधियाँ भी हैं और साथ ही साथ पद्धति भी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। डी नंबर कह रहा है अध्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। अध्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सक्षम है, बट उनका हम क्या कर सकते हैं, ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा हल नहीं निकाल सकते हैं जो शिक्षण में समस्याएं आती हैं। बस यही कारण है कि इसमें जो है शिक्षा के क्षेत्र में गलत अवधारणाएं और प्रतिवाद क्या हैं, भरे पड़े हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पर बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। तो 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है शिक्षण का पहला चरण है। शिक्षण का पहला चरण क्या होता है, पहले से योजना बनाना, या फिर पाठ्य सामग्री को संगठित करना, या फिर विद्यार्थियों को बैकग्राउंड चेक करना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें जो आपका दिया गया है कि विद्यार्थियों का बैकग्राउंड चेक करना, ये आपके बाद का काम होता है। कब का होता है, बाद का काम होता है। आप पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करते हैं, ये भी बाद का कार्य होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, ठीक है। पहले आप क्या करते हैं, कोई योजना बनाते हैं या कोई तरकीब सोचते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब आप कोई योजना बना लेते हैं उसके बाद जो का काम होता है, उसके बाद का काम होता है कि आप पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करते हैं। क्या करते हैं, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करते हैं कि हमें ये चीज़ें पढ़ानी। पहले आपने योजना बनाई, फिर पाठ्य सामग्री इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद आप विद्यार्थियों का बैकग्राउंड चेक करेंगे कि क्या ये बालक इसको पढ़ने लायक है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो इसको अंदर एडमिशन लिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं और इनमें से कोई नहीं आपका होगा नहीं। तो इस तरीके से बात करें ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए जो आपका एनओटी दिया जाता है या इनमें से कोई नहीं, जिससे हम ननाबदीस कहते हैं, ये ऑप्शन अक्सर 90% आपका गलत होता है, ठीक है। 90% आपका गलत होगा। तो जल्दी इस पे आप कभी टिक मत लगाइएगा अगर आप किसी चीज़ को लेकर के श्योर नहीं है तो, ठीक है। चलिए
अब हम बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न के बारे में। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं, ठीक है? आपको बस गेस करना है, इमेजिन करना है कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं और आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं। जो क्लास पढ़ाने जाते हैं या टीच करने जाते हैं, उसमें आपका जो है अच्छा खासा आदर्श है, ठीक है? आइडियल आदमी आइडियल टीचर हैं आप, एक तरीके से कह सकते हैं। किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता, मतलब जो आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं वो आपका कारगर सिद्ध नहीं होता है। तो इस समस्या के पीछे का यह कारण हो सकता है कि आपको यहाँ पर कारण बताना है, ठीक है? क्या बताना है भैया? कारण बताना है। क्या इसका कारण ये है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है? बताइए। ये भी हो सकता है। अगर आपका कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है, चूँकि आप एक अच्छा आदर्श भी रखते हैं क्लास में, तो हो सकता है यहाँ पर भैया कि आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो अपर क्लास का पढ़ा रहे हैं, मतलब कि उनके सर के ऊपर से निकल जा रहा है, या तो ये हो सकता है ऑप्शन। दूसरा भी कह रहे हैं, बी नंबर कह रहे हैं कि छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं, वह आपके प्रयास से नष्ट कर देती हैं, या फिर आपके प्रयास को, ठीक है? आपके प्रयास से नहीं, यहाँ पर आपके प्रयास को करना चाहिए, ठीक है? क्या कर रहे हैं कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएँ छात्रों के मध्य काफ़ी ज़्यादा व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती हैं। कोई तीव्र बुद्धि का बालक होता है, कोई मध्यम बुद्धि का बालक होता है, या कोई मंद बुद्धि का बालक होता है। तो इस तरीके से अलग-अलग छात्र होते हैं, तो हो सकता है कि ये आपके प्रयास को नष्ट कर दे रहे हों। सही बात है। दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। हो सकता है आप बहुत ऊँचा पढ़ा दे रहे हों, ठीक है? जितना छात्र को लो लेवल पे पढ़ाना चाहिए, पर आप हाई लेवल पे पढ़ा रहे हों। और दूसरा ये भी हो सकता है कि छात्र में जो अलग-अलग भिन्नताएँ पाई जा रही हैं, वो भी आपके प्रयास को क्या कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हों। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न के बारे में। 10वां नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ठीक है? 10 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी अध्यापिका, ठीक है? यदि कोई टीचर हो, अध्यापिका मतलब यहाँ पर फीमेल की बात की जा रही है, को उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है, तो उसे उसे कैसा होना चाहिए? क्या उसे कठोर होना चाहिए, या फिर उसे क्या होना चाहिए, उदार होना चाहिए, या फिर उसे वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, या उसे शीघ्रता से कार्य करना चाहिए, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर देखें भैया, तो जो कठोरता होना है और जो उदारता होना है, ये दोनों चीज़ें टीचर के अंतर कब होनी चाहिए? जब वो स्टूडेंट को क्या कर रहे हों भैया? पढ़ा रहे हों। टीचर कठोर या उदार तभी हो सकता है जब वो स्टूडेंट को क्या कर रहा हो? पढ़ा रहा हो। बट यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? उत्तर पुस्तिका को जाँचने की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा, जो गलत है वो गलत होगा। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, वस्तुनिष्ठ होना पड़ेगा, ठीक है? और शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। शीघ्रता से कोई कार्य नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी शीघ्रता से कोई चीज़ आए तो वो अक्सर करके आपका क्या होगा? गलत होगा, ठीक है? शीघ्रता मतलब क्या? जो मन में आए वो जाँचते चले जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? थोड़ा आपको इमोशनल नहीं होना है। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते वक़्त आपको इमोशनल नहीं होना है। यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है? अब 11 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर कैसा होता है? यही आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? गंभीर अध्यापक के बारे में बताना है कि आमतौर पर वह कैसा होता है भैया? तो भैया यहाँ पर आप लिखेंगे कि विद्यार्थियों को गलतियाँ करने देता है और उन्हें समझाता है कि वे गलतियाँ कम से कम करें। ऐसी बात नहीं है। अगर आप किसी को गलती करते देखेंगे टीचर होने के नाते, तो आप उसको रोकेंगे ना, गलतियाँ करने तो देंगे नहीं। तो इसलिए आपका पहला ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए, उन्हें समझाता है कि वे गलतियाँ कैसे कम करें, ये तो सही है। बट यहाँ पर जो आपका पहला ये स्टेटमेंट दिया गया है कि विद्यार्थियों को गलतियाँ करने देता है, इसलिए ये आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों को कभी भी गलतियाँ नहीं करने देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई आज तक का टीचर ऐसा नहीं बना है जो अपने विद्यार्थी को गलती करने ही ना दे, ठीक है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। गलतियाँ छात्र किसी न किसी रूप में कर ही देते हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी छात्र को ऐसा भी बना दिया जाए कि वो गलती
करे ही ना, कोई टीचर चाहे और वो गलती ना करे, ठीक है। कुछ कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गलतियां हो जाती हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करे। सही बात है, ये सही हो सकता है कि आज जो टीचर है वो सावधानियां बरते और जिससे बालक क्या करें, कम से कम गलतियां करें, सावधानी उसको बरतनी चाहिए। अगला बोल रहे हैं कि जो है गलतियां करने वाले को विद्यार्थी गलतियां करने वाले विद्यार्थियों को हल्की सजा। अब देखिए बोले नहीं, सजा और दंड, देखिए दोनों एक ही चीज के पर्यायवाची हैं। तो जब सजा और दंड की बात आ जाए तो वो आपका ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा। तो ए गलत हुआ, बी गलत हुआ और डी गलत हुआ। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन सही हो गया सी नंबर, ठीक है। तो 11 का आपका सही हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। मतलब बोल रहे हैं कोई नई घटना हुई है, ठीक है, कोई नई नई घटना घटित हुई और उसके संबंध में आपके और छात्रों के बीच में कोई बातों को लेकर के टकराव हो जाए, ठीक है। छात्र हो सकता है अड़ा रहे कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा ही था, और आप कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या उसे विनम्रता पूर्वक विवाद का विषय परिवर्तन कर देंगे? ये गलत बात है। जब बात दूसरे चीज किसी चीज पे हो रही है तो आप एक टीचर होने के नाते आप बात को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप ट्रैक नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि सर्व स्वीकृत दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए पूर्व प्रकरण पर लौट जाएंगे। सर्व स्वीकृत का मतलब ये हुआ कि जो मैं कह रहा हूं वो भी सही है, जो आप कह रहे हो वो भी सही है, तो ये भी बात गलत है। कभी दो चीजें जो वो बोल रहा है, हो सकता है ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि दोनों बातें सही हो, आपकी भी कहनी, जो स्टूडेंट कह रहा है वो भी सही हो, जो टीचर कह रहा है वो भी सही हो, बट ये सभी जगह पर लागू नहीं होते हैं। तो इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात करते हैं सी नंबर ऑप्शन के बारे में। तो कह रहा है कि उस विवाद पर छात्र को तैयार करने के लिए कहें तथा अन्य कोई समय सुनिश्चित कर लें। मतलब बोल रहे हैं कि जो विवाद हुआ है उसके लिए क्या करें, छात्रों को समय दिया जाए कि भैया आप अच्छे से तैयारी कर लो, और कोई अन्य समय होगा उस पर क्या किया जाएगा, वाद विवाद किया जाएगा। जैसे कल का समय दे दो, परसों का समय दे दो, दोपहर का समय दे दो, या फला पीरियड में हम बात करेंगे, फला क्लास में बात करेंगे, फला घंटे में बात करेंगे। तो इस तरीके से आप उसको समय दे सकते हैं, उसको तैयारी करने का मौका दे सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि जब तक कि अंतिम समाधान की संभावना ना हो विवाद की समयावधि बढ़ा दें। मतलब बोल रहे हैं कि जब तक अंतिम समाधान की संभावना ना हो तो विवाद की समयावधि क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले उसको क्या करें, उस बच्चे को तैयारी करने का मौका देंगे आप, फिर वो तैयार करके आएगा उस विवाद के ऊपर, फिर आप चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि व्याख्यान के दौरान संप्रेषण बेहतर होगा यदि अध्यापक, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत करने का जो तरीका है, या आप जिस माध्यम से बालक के सामने अपनी बातों को रख पा रहे हैं, कम्युनिकेशन मतलब आप समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि व्याख्यान के दौरान आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा यदि अध्यापक क्या करे, तैयार किए हुए नोट्स से पढ़ाता है। मतलब जो उस अध्यापक ने नोट्स तैयार कर रखा है अगर उससे पढ़ाए तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। बिल्कुल गलत बात है भैया, नोट्स से कुछ लेना देना ही नहीं है अध्यापक का। अध्यापक कभी नोट्स लेकर के नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो चीज़ें पढ़ानी है वो खुद पढ़ाए, नोट्स वो घर पे बना सकता है, बच्चों को बनवा सकता है, बट नोट्स लेकर के पढ़ाए ऐसी ऐसा कोई सब वो नहीं दिया गया है, प्रावधान नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर कह रहे हैं कि नोट्स को अच्छी तरह से तैयार, नोट्स जैसे सुना ये गलत ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सोचने की ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा बोल रहे हैं कि तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। मतलब उस समय का जो व्याख्यान है तात्कालिक का, उसको छात्रों के सामने ला करके रखता है। तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करना है, ये तो उसका कार्य ही है, इसको तो करना ही है। उससे कम्युनिकेशन क्या बेहतर होगा, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। फिर बोल रहे हैं कि दूसरे क्षेत्रों से उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यानों को प्रस्तुत करता है। ये आपके कम्युनिकेशन का अच्छा तरीका हो सकता है, अच्छा माध्यम हो सकता है कि आप क्या करें, किसी चीज़ को समझाने के लिए आप उस चीज़ का
किसी दूसरे क्षेत्र से एग्जाम्पल लें जिससे छात्र भली भांति से परिचित हों, ठीक है। फिर आप उस एग्जाम्पल के सहारे उस चीज़ को क्या करें, छात्रों के सामने प्रस्तुत करें, छात्रों को समझाएं, तो हो सकता है कि चीज़ें आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपका बेहतर हो जाए। तो इसलिए आप इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कर दीजिएगा। बाकी ए नंबर और बी नंबर नोट्स की वजह से गलत हो गया। और तीसरा बोल रहे हैं कि आपको वही काम करना है, तो वो तो काम उनको करना ही है, उससे कम्युनिकेशन कहाँ अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 14 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर भैया पूछ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंद बुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, 4 में से 2-3 सही हो, अच्छा 2 सभी में दिए गए हैं, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हो सकता है इसमें से 2 कोई ऑप्शन सही हो। पहले एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे फिर देखते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन कह रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन आपने सुना ना कि क्या बोल रहे हैं कि कोई समूह है, ठीक है, कोई क्लास है, उसमें मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के छात्र हैं। अब अध्यापक को क्या करना होगा, अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा, क्या वे शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंद बुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाएं। भैया एक बात समझो कि जब छात्र पहले से ही बेचारा मंद बुद्धि है, वो उतना नहीं समझ पा रहा है, और ऊपर से आप क्या कर दे रहे हो, अपने जो पढ़ाने का स्तर है, शिक्षण का स्तर है, उसको और ऊंचा कर दे रहे हो, तो बेचारा पढ़ ही नहीं पाएगा, उसके तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा। आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते अगर उसमें मंद बुद्धि बालक हैं तो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे कि शिक्षण के स्तर को नीचा रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके। अब ये बताओ, जो तीव्र बुद्धि के बालक हैं वो क्या करेंगे बेचारे, जब आप इतना निम्न कर देंगे कि वो मध्य बुद्धि को समझ में आएगा, तो तीव्र बुद्धि के जो बालक हैं वो बेचारे ऊबन के मारा मर जाएंगे कि यार ये तो पहले से पता है, क्या पढ़ा रहे हो। तो इस तरीके से दूसरा नंबर ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि शिक्षण को मध्यम स्तर पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस न लगे। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, ये उपाय बेहतर है कि आप जो पढ़ाने का स्तर है, जो शिक्षण का स्तर है, उसको आप मध्यम में रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, जिससे प्रतिभाशाली छात्रों को नीरस ना लगे कि हम बेकार में बैठे हैं, ठीक है। ये तो छोटे क्लासों का है, तो इस तरीके से उनको खराब ना लगे। चौथा बोल रहे हैं भैया, चौथा बोल रहे हैं कि मंद बुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंधन करना। हाँ, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो मंद बुद्धि बालक हैं उनके लिए आपको अलग से व्यवस्था आपको करानी होगी, क्योंकि उनके लिए उन मतलब सामान्य बुद्धि के साथ तो हो सकता है कि चल लें किसी तरीके से जो ये बालक हैं, बट तीव्र बुद्धि बालक के साथ में मंद बुद्धि वाले चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन 3 और चौथा सही हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, तीसरा और चौथा तो हमारा सी नंबर में दिया गया है, तो इस तरीके से आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रतिभाशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर करना चाहिए। मतलब बोल रहे हैं जो आप पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं उसको ज़्यादा प्रतिभाशाली अगर बनाना चाहते हैं तो आप सबसे ज़्यादा किसके ऊपर निर्भर रहें, अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर हों, या पुनर्वेशन के ऊपर हों, या फिर प्रबंधन के ऊपर, या फिर शिक्षण के साधनों के ऊपर। सबसे पहली बात, शिक्षण के साधन आपके पास कितने भी अवेलेबल हों, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपका शिक्षण का साधन सारा का सारा बेकार है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रबंधन आपके पास, प्रबंधन का कार्य आपका है ही नहीं। प्रबंधन रूम में बहुत ज़्यादा तुम हो सकता है कि शांति बना के रखो, बच्चे कोई शोर ना करने पाए, तो इससे बच्चों को लाभ थोड़ी होगा, कोई लाभ होगा नहीं। तो इस तरीके से आप जो है अपने जो अध्यापन का कार्य है उसको आप प्रभावशाली नहीं बना पाएंगे। साथ ही साथ बोल रहे हैं हाँ, पुनर्निवेशन। पुनर्निवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा बताना। तो जब एक बार आप किसी चीज़ को बताएंगे तभी तो उसको आप दोबारा बता पाएंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि आपको अपने ज्ञान के ऊपर ज़्यादा निर्भर होना चाहिए, कि आपके पास अगर शिक्षण साधन अवेलेबल भी नहीं अवेलेबल हैं तो हो सकता है आप लेक्चर के माध्यम से या किसी ना किसी तरीके से पढ़ा भी पाएंगे, प्रबंधन भी बना पाएंगे। तब आप जब आप पढ़ाएंगे अच्छे से तो बच्चे शांति बना करके बैठे भी रहेंगे, और तभी आप रिवीजन भी करवा पाएंगे। तो इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें आपके ज्ञान के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न जो आपका 16 नंबर है, 16 नंबर कह रहा है कि नीचे
कुछ ऐसी भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है जिनको किसी अध्यापक को कक्षा में निभाना होता है। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पर भूमिकाएं दी गई हैं टीचर के लिए, जो वो क्या करते हैं, कक्षा में निभाना ही होता है उनको। तो कौन कौन सी भूमिकाएं हैं आपको यहाँ पर बताना है। पहली भूमिका कह रहा है कि सहकारी अधिगम को प्रोत्साहन देना। सहकारी अधिगम क्या होता है कि साथ में, ठीक है, साथ में कार्य करके अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं, एक ग्रुप में अगर आप किसी चीज़ को सीखते हैं, तो वो सहकारी अधिगम कहला रहा है। तो कह रहे हैं उसको प्रोत्साहन देना, तो सही बात है। आप अगर किसी चीज़ को ग्रुप में सीखेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कार्यो उन्मुख शिक्षण। क्या बोल रहे हैं, कार्यो उन्मुख शिक्षण। जरूरी नहीं कि जब जो आप शिक्षण दे रहे हैं वो आपका कार्य उन्मुख ही हो, कार्य उन्मुख हो, ये जरूरी नहीं है। कार्य उन्मुख मतलब कि किसी चीज़ को आप सीखें जिससे आप कोई चीज़ कमा पाएँ या किसी कार्य को पूरा कर पाएँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता है, तो इसलिए दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा बोल रहे हैं कि अधिगमकर्ताओं का अभिप्रेरण मतलब कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले क्या होगा, जो सीखने वाले लोग होते हैं, अधिगमकर्ता होते हैं, उनको आप अभिप्रेरण मतलब कि आप उनको मोटिवेशन दें। सही बात है। पहले तो आप उनको क्या करेंगे, सहकारी अधिगम के लिए प्रोत्साहन करेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे, अधिगमकर्ता को मोटिवेट करेंगे। चौथा आपका क्या आ जाता है कि प्रबंधन के निर्देशों का पालन करना। प्रबंधन के निर्देशों का पालन करना ये प्रबंधन से संबंधित लोगों का होता है, ये आपका कार्य नहीं होता है। आपको क्लास चलाने के लिए इसकी ज़रूरत उतना नहीं होती है, तो इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका 5वां दिया गया है वो दिया गया है कि कक्षा में व्याख्यान देना। जो क्लास में है उसमें आप लेक्चर दें, तो सही बात है। बिना लेक्चर के तो आपकी पूरी पढ़ाई ही बेकार है। तो इस तरीके से देखें तो अगर कहीं पर आपको ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 5, 3 ऑप्शन अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 3 5, 1 3 5, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कक्षा के अध्यापकीय संप्रेषण मतलब कि जो बोल रहे हैं टीचर का जो कम्युनिकेशन होता है उसके कुछ घटक उल्लेख निम्नलिखित हैं। मतलब बोल रहे हैं उनके कुछ घटक बताए गए हैं। ठीक है, किसके, जो हमारे टीचर के कम्युनिकेशन के। ठीक है, टीचर के कम्युनिकेशन के कुछ उल्लेख बताए गए हैं, उनको आपको यहाँ पर देखना है। क्या उसका पहला जो घटक होता है उसका भव्य होता है। ठीक है, देखिए भव्य शब्द आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए नहीं यूज कर सकते। भव्य का मतलब हुआ कोई चीज़ देखने में बहुत विराट हो, बहुत बड़ा हो, बहुत ही अच्छा हो, तो उसके लिए भव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो टीचर ना तो इतना बड़ा है और ना ही कोई चूंकि पढ़ाना एक कला है, कला को हम दिखा नहीं सकते उतने अच्छे से, बस केवल पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए भव्य शब्द का यहाँ पर हम प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा आपका आ जाता है भैया क्या, प्रभावी। हाँ, टीचर को प्रभावी होना चाहिए, संप्रेषण में उसका जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावी होना चाहिए। तीसरा आपका है सजीव। सजीव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। सजीव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सजीव की मतलब हो गया कि उसके जो कुछ भी बताए उसको लगे कि हाँ ये सही है, तो सही बात है, ये सजीव होना चाहिए। ठीक है, चौथा आपका आ जाता है कौन सा, अविच्छिन्न। अविच्छिन्न, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो दूसरा और तीसरा, पहला तो होगा नहीं, तो पहले की वजह से ये तीसरा और चौथा। अविच्छिन्न का मतलब शायद होता है कि अलगाव, एक तरीके से कह सकते हैं। तो अलगाव शब्द ही यहाँ पर गलत है, तो इस तरीके से इसका यूज नहीं करेंगे। हाँ, टीचर रोचक होना चाहिए। रोचक मतलब कि इंटरेस्ट बच्चों का बढ़े, वो जब पढ़ाए तो लगे कि हाँ कुछ अच्छा पढ़ा रहा है, कुछ देखने में मजा आए कि हाँ ये चीज़ें बढ़िया पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर रोचक बता सकते हैं। तो यानी कि दूसरा, तीसरा और पांचवा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम बात करें 18 नंबर प्रश्न के बारे में, तो 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि व्याख्यान के दृढ़ीकरण चरण से संबंधित कुछ क्रियाएं निम्नलिखित हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ का व्याख्यान करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो अगर आप उसको दृढ़ीकरण करना चाहते हैं, मतलब छात्र के अंदर एकदम से उसको उतार देना चाहते हैं, पक्का हो जाए, छात्र को समझ में आ जाए, वो जल्दी भूले ना, तो उससे संबंधित कुछ क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती है आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, पहला क्या दिया गया है,
पुनर्निरीक्षण अथवा संप्रेषण करना। पहला क्या बोल रहे हैं, पुनर्निरीक्षण अथवा संप्रेषण करना। क्या ये पहला कार्य हो जाता है भैया, बताओ अपनी व्याकरण। सही बात है, पहले वो क्या करें, रिव्यूइंग मतलब कि देखें छात्र ने क्या पढ़ा है, और फिर उनका क्या करें, संप्रेषण करें, मतलब उनको समराइजिंग मतलब कि आप कह सकते हैं कि उसको जांच करें। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं, जांच करेंगे और उनको फिर से करने के लिए देंगे। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रहे हैं कि छात्र अधिगम की जांच करना, मतलब कि छात्र ने क्या क्या सीखा है पहले उसकी जांच करेंगे। दूसरी बात, सही बात है। गृह कार्य देना, हाँ, अगर आपने कोई चीज़ पढ़ा रखा है तो उसके लिए आप गृह कार्य भी देंगे कि आपको ये सब घर से करके लाना है। फिर कह रहे हैं छात्रों के पाठ के प्रति रुचि जगाना। भैया देखिए, जब आप व्याख्यान दे चुके हैं तब रुचि की कोई बात ही नहीं है। रुचि व्याख्यान देने से पहले जगाई जाती है, और ये बोल रहे हैं कि व्याख्यान के दृढ़ीकरण में व्याख्यान को पक्का करना चाहते हैं तो रुचि वाला कार्य पहले हो जाता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। पांचवा आपका कह रहा है कि छात्रों को अन्वेषण के लिए अभिप्रेरित करना, मतलब भैया यहाँ पर छात्रों को अन्वेषण के लिए क्या करना है, आपको अभिप्रेरित करना है, तो ये भी आपका पांचवा नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा अगर देखें तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही आता है, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं वहीं पर 19 नंबर के बारे में। 19 नंबर में भी देखते हैं क्या दिया गया है कि निम्न शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम में लिखो। कुछ शिक्षण प्रक्रियाएं दी गई हैं जिनको आपको क्रम में लिखना है। ठीक है, क्या करना है, क्रम में लिखना है। कौन कौन सा क्रम होगा आपका, ठीक है, तो पहला क्रम देखिए क्या होगा, क्या पहला क्रम होगा कि वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबद्ध करना। नहीं, देखिए, वर्तमान ज्ञान को आप पिछले ज्ञान से संबंध, ये पहला चरण आपका नहीं होगा। तो दूसरा चरण क्या, मूल्यांकन होगा? नहीं, मूल्यांकन तो आखिरी चरण का पहले आता है, आखिरी चरण से एक चरण पहले आता है मूल्यांकन आपका। ठीक है, बात करते हैं पुनर्शिक्षण। पुनर्शिक्षण कब किया जाता है, जब आप मूल्यांकन करें और कोई छात्र उसमें फेल हो जा रहा है या उतना अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको फिर से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आखिरी चरण हो जाता है। तो मतलब आखिरी चरण आपका तीसरा नंबर होगा, और तीसरा नंबर ऑप्शन अगर देखें आखिरी में तो डी नंबर में दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीसरा नंबर ऑप्शन, तो इस तरीके से डी सही हो जाएगा। बट यहाँ पर चीज़ों को हम और अच्छे से जानेंगे। चौथा बोल रहे हैं कि उद्देश्यों की संरचना। हाँ, पहले उद्देश्य, सबसे पहला चरण हमारा क्या होता है कि उद्देश्य जो दिए जाते हैं उसकी हम क्या करें, संरचना तैयार करें। दूसरा चरण हमारा क्या होता है कि वर्तमान जो ज्ञान है उसको पिछले ज्ञान से संबंध पर बनाएं। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या हो जाता है, सामग्री को प्रस्तुत करना। जो सामग्री है उसको हम क्या करें, छात्रों के सामने प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, हमें लगा था कि यार 50 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 मिनट में खींच देंगे, बट आपको समझाने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, 50 नहीं तो 20 तो अपना हम कर ही लेंगे। आज 20 ही कर लेते हैं, 20-30 कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि ये पहला क्लास था तो आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अच्छे से। अगर आप समझ पाएंगे तभी आप कल दूसरे क्लास की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, आंसर बता दें तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा। क्या मज़ा आया उसमें, हमारे साथ अगर आप सॉल्व कर रहे हैं या मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ तो कितना मज़ा आ रहा है चीज़ों को पढ़ने में, अच्छे से चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। बात करते हैं 20वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 20वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अभिप्रेरणा के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका क्या है भैया, सही है। ठीक है, क्या आपका स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले घटक हैं, प्लेटो ने कहा है। ये बताओ भैया, क्या पहला ऑप्शन आपका सही होगा? तो सही बात है, प्लेटो महोदय ने कहा है कि स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले जो घटक होते हैं, यही क्या करते हैं, यही आपके अभिप्रेरणा से संबंधित होते हैं। ये प्लेटो महोदय ने कहा है। दूसरा कह रहे हैं कि जन्मजात बिना सीखी हुई वृत्तियां जिन्हें की अनुभूति कहा जाता है, वह जेम्स वाट के अनुसार अभिप्रेरणा देने वाले घटक होते हैं। मतलब बोल रहे हैं कुछ घटक ऐसे भी होते हैं। देखिए, यहाँ पर तो बताया कि स्वतंत्र इच्छा और बुद्धि और कारण के कारण जो है कुछ अभिप्रेरणा हमें प्रदान होती है। ठीक है, दूसरे में बता रहे हैं कि जन्मजात ही कुछ चीज़ें हमें अभिप्रेरित करते हैं, मतलब हमें मोटिवेट करते हैं। बिना सीखे हुए भी हमें क्या चीज़ें होती हैं, हमें चीज़ें वो प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई आदमी हो,
जैसे कई सारे ऑप्शंस हैं बट अभी यहाँ पर याद नहीं आ रहा, एग्जांपल्स कई सारे ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जन्मजात होती हैं, तो सही बात है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा बोल रहे हैं जिज्ञासा तथा आशा का स्तर वर्लाइन के अनुसार प्रेरणा देने वाला घटक है। मतलब अब वर्लाइन महोदय जी बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो जिज्ञासा होती है और जो आशा होती है ये भी हमें मोटिवेशन देता है। तो सही बात है, जो लालसा, जिज्ञासा मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जानने की लालसा जो है, और जो आशा होती है ये भी हमें मोटिवेशन देता है। जन्मजात मोटिवेशन भी हमें कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं, बिना सीखी हुई प्रवृत्तियाँ भी हमें क्या करती हैं, देती हैं, और स्वतंत्र इच्छा और बुद्धि। तो इस तरीके से ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम देखें तो हमारा डी नंबर ऑप्शन मतलब कि उपरोक्त में से सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 21 नंबर प्रश्न मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा हूँ, आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इनका जवाब देंगे और जल्दी ही मैं आपके लिए वीडियो दूसरा भी लेकर के आऊँगा। बस उसके लिए आपको एक कमेंट करना होगा कि पार्ट 2 आपको लेकर के आना है सर। ठीक है, बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यूनेस्को प्रकाशन की व्याख्या के अनुसार अध्यापक के अंदर कौन सा व्यवसायिक गुण होना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है कि अध्यापक के अंदर कौन सा व्यवसायिक गुण होना चाहिए। क्या वह अपने विषय में दक्षता तथा शिक्षण में निपुणता होनी चाहिए उसके अंदर, या फिर शिक्षण पद्धति में प्रतिक्षण नयापन होना चाहिए, या फिर यहाँ पर बोल रहे हैं भैया कि व्यवसाय के प्रति न्याय व ईमानदार होना चाहिए, या फिर ये सभी गुण उसके अंदर होने चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बाकी 3 सही हैं। चारों में से आपको बताना है कि कौन सा व्यवसायिक गुण जो है टीचर के अंदर होना चाहिए, वो भी किसके अकॉर्डिंग, यूनेस्को के प्रकाशन के अकॉर्डिंग अगर देखें। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, क्या ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, ये मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। बहुत बड़ी हिंट है आपके लिए कि चारों में से ही एक आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया है भैया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।